हेलो, सो आवर टॉपिक इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने इससे ऊपर के टॉपिक जो हैं यहाँ तक पूरा कवर कर लिया था। एक बार थोड़ा लास्ट क्लास का भी बता दूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनका कभी कभी सीरीज पूछ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल्स थे लास्ट क्लास में थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने कि क्या टूल्स होंगे। एक तो मॉलिकुलर सीजर होती है, सीजर कौन था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर एक मॉलिकुलर ग्लू होती है, ग्लू कौन है, तुम्हारा डीएनए लाइगेज। और क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर कौन है तुम्हारा, प्लाज्मिड। ठीक है ना। नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discussion that the genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools। अगर हमारे पास कुछ टूल्स होंगे तो ही तो हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। कौन से टूल, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके लिए, काटने के लिए। पॉलीमरेज किसके लिए, बनाने के लिए। जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनए बनाया, भाई बनाना भी तो है कुछ। लाइगेज किसके लिए, चिपकाने के लिए। वेक्टर किस काम करता है, वेक्टर व्हीकल का, व्हीकल का। और होस्ट ऑर्गेनिज्म तो ऑफकोर्स तुमको चाहिए ही चाहिए, जहाँ पे तुम क्या कराओगे, तुम्हारा क्लोनिंग वगैरह कराओगे। एक एक को आप डिटेल में समझ ले रहे हैं। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहला टॉपिक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो इन द ईयर 1963, अगर किसी को वाला याद हो ईयर, कौन सा वाला, जिसमें फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट बनाया गया था बाय, किस किसने बनाया था, अभी लास्ट ही क्लास में पढ़ के आए हैं हम, हर्बर्ट बोयन। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, ट्राई टू रिकॉल। ईयर था 1972 मेरे हिसाब से। और कौन कौन साइंटिस्ट थे वो, एक तो हर्बर्ट बोयर थे जिनके बारे में हमने पूरा डिटेल में इंट्रो उनका पढ़ा। एक और थे, स्टैनले कोहन तो नहीं थे कहीं, हाँ, तो स्टैनले कोहन, हर्बर्ट बोयर ने 1972 के अंदर पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। टॉपिक से थोड़ा हट गए हैं लेकिन कोई नहीं, एक पॉइंट रिवाइज हो गया, एक पीवाईक्यू रिवाइज हो गया अपन का। ठीक है ना। अब 1963 ईयर है, वहाँ पर दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे, दो ऐसे एंजाइम थे जो रिस्पॉन्सिबल थे जिससे तुम्हारा एस्केरिस कोलाई, ई कोलाई पे बैक्टीरियोफाज अटैक या ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। समझ रहे हो, मतलब देखो, बैक्टीरियोफाज तुम नाम से लग रहा है कि बैक्टीरिया होगा, नहीं, वायरस है ये एक, क्या है, वायरस। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस, एक वायरस है जो ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है। समझी गए हो। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म है एस्केरिस कोलाई के, ई कोलाई के अंदर, जिससे बैक्टीरियोफाज उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो रही थी। दो एंजाइम थे, एक तो बड़ा डिटेल में बताया है और एक के बारे में बहुत कम बात की गई है। होता क्या है, ध्यान से इसको समझते हैं। देखो, ऐसे से कुछ ये बैक्टीरियोफाज है तुम्हारा, ये अटैक कर रहा है तुम्हारा ई कोलाई के ऊपर। ये किसका डायग्राम दे रखा है, ई कोलाई का। ठीक है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है। इसने अपना जैसे ही डीएनए अंदर की साइड करा, सेल के अंदर इसने अपना डीएनए करा, ये देखो ये रहा इसका डीएनए। तो यहाँ पर दो चीज़ें, दो एंजाइम के बारे में बात कर रही है एनसीईआरटी, दो ऐसे एंजाइम है। तो एक तो ये चीज़ है जो प्रेजेंट है, और एक ये कुछ चीज़ प्रेजेंट है क्या, कि ये तो चीज़ जो प्रेजेंट है ये है तुम्हारी कैंची। क्या है ये, कैंची, मॉलिकुलर सीजर। इसी को बोला गया है क्या, इसी को बोला गया है तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यही तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसी को बोला गया है। ये क्या करती है, फॉरेन डीएनए को कट करती है, ये इनको कट करेगी ये। अच्छा, इसने डीएनए इसका तो कट कर दिया, इसका जो ई कोलाई का खुद का था वो क्यों कट नहीं करा, क्योंकि उस पर लगे हुए थे मिथाइल ग्रुप्स। और मिथाइल ग्रुप लगाने का काम कौन करता है, तुम्हारा सेकंड एंजाइम, मिथाइलेज एंजाइम। कौन करता है, मिथाइलेज एंजाइम। ये अपने डीएनए पर, अपने खुद के डीएनए पर मिथाइल लगवा देता है, जिससे तुम्हारा ये मॉलिक्यूलर सीजर को पहचानने में इजी होता है कि कौन अपना है और कौन पराया। समझी गए हो। तो ये इस वाले डीएनए को क्या कर देगा, कट कट कट, छोटे 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 फ्रेगमेंट्स, पीसेस में कर देगा, और इसका खुद का डीएनए ही सिक्योर रहेगा, उसकी ग्रोथ होगी आगे। तो समझ रहे हो तुम कैसे उसने फॉरेन डीएनए को कट कर दिया और बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ से रोका। बिल्कुल। क्या मॉलिक्यूलर सीजर अकेला ये काम कर देता, नहीं कर पाता,
क्योंकि वो फिर वो पहचान नहीं पाता ना कि कौन अपना है कौन पराया है। वो पहचान क्यों पाया? क्योंकि मिथाइलेज एंजाइम भी तो था जिसने मिथाइल ग्रुप जोड़ा था अपने डीएनए से। समझ रहे हो? यही बात एनसीईआरटी में इन दोनों की ये बात कर रही है। मिथाइलेज एंजाइम की ऐसा कोई डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारा टॉपिक भी है वो काफ़ी डिटेल में बता रखा है। देखो यहाँ पे इन द ईयर 1963 दो एंजाइम थे। अब दो तुमको एंजाइम शायद अच्छे से पता होगी कौन से हैं वो। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई। ऐसे ऐसे एंजाइम हमको मिले इस साल के अंदर। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, उसको हमने क्या बोला? मिथाइलेज एंजाइम। एंड द अदर कट डीएनए। कौन सा डीएनए कट करता है वो? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हो रही है। कौन सा डीएनए कट करता है? फॉरेन डीएनए। अपना डीएनए क्यों नहीं काटता है? क्योंकि खुद के डीएनए पर तो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिथाइलेज एंजाइम। समझ रहे हो? तो इन्होंने देखो फॉर्मर को तो नहीं बताया, लेकिन लेटर को हमने क्या बोला? रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस, यानी कि जो काटता है डीएनए को, फॉरेन डीएनए को। प्लीज मार्क दिस पॉइंट राइट हियर। फॉरेन डीएनए, खुद का डीएनए नहीं, सेल्फ डीएनए नहीं, फॉरेन डीएनए, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। जबकि जो मिथाइल ग्रुप जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में लिख लो चाहो तो, मिथाइलेज एंजाइम। समझा? पहला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरा है ये। मैं कहूँ इससे सवाल भर भर के आ रहे हैं हर साल, एक दो सवाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, ध्यान से देखो। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindII था। अगर ये पहला था तो इसके नाम में 2 क्यों? वो नॉमेनक्लेचर में होता है। ये बेसिकली क्या होती है, ये तुम्हारा सीरीज में नहीं होता, ये होता है ऑर्डर, किस ऑर्डर में तुम उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, पर्टिकुलर चीज़ से उसको निकाल रहे हो। तो ये दूसरे नंबर पे ऑर्डर पे निकलता है, इसलिए इसका नाम HindII है। समझ रहे हो? इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि जब ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था तो इसका नाम HindI क्यों नहीं है। कंफ्यूज मत होना। हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी काम करेगा, एक प्रॉपर डीएनए का सीक्वेंस चाहिए इसको। तो 90 कौन से ईयर में पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला हमको, ठीक है ना? एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर, और 5 साल बाद उसके काम रोल हमको पता चला। इट वॉज फाउंड, ऐसा पाया गया कि HindII ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखो यहाँ पे कौन सी है। सबसे पहले तो तुम्हारा जो HindII है वो कौन है? एक सेकेंड। HindII तुम्हारा पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। फिर ये 6 बेस पेयर वाले को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि 6 न्यूक्लियोटाइड होंगे, उसके अंदर 6 बेस पेयर होंगे, उसमें ये कट करेगा, एक स्पेसिफिक जगह कट करेगा, और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करेगा। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आगे इसमें बताया गया है, ठीक है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII। जहाँ पर HindII क्या करेगा? कट करेगा उसको ही बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अभी क्या इंपॉर्टेंट है? पहला दोबारा रिवाइज करो। पहला फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindII, कितने बेस पेयर चाहिए इसके लिए? 6 बेस पेयर। कट तो देखो आइसोलेट तो तभी हो गया था, लेकिन कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। समझा? और ऐसे सीक्वेंस को जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ आके कट करे, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आज के ज़माने में हम देखो, बिसाइड HindII टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये तो सोचो पहला था, आज हमको तकरीबन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता है, जो 230 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से हम निकाल चुके हैं। क्या ये इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि HindII पहला था, लेकिन आज हमको ये PYQs में आया हुआ है, तुमको तुम्हारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिल जाएगा। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको आज पता है, ओवर 230 स्ट्रेन, फ्रॉम 230 स्ट्रेन। ऐसा नहीं, देखो एक बैक्टीरिया ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही, ऐसा क्यों बोला गया है 230 है? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि एक बैक्टीरिया सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुमको देगा, एक से काफ़ी सारे मिल सकते हैं तुमको। और फिर देखो, ये मानो एक चीज़ है, इससे तुमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले बहुत सारे, पहले ऑर्डर में ये मिला तो इसका 1 नाम पड़ेगा। हिंद को HindII क्यों बोला? क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर में मिला था। उस पर्टिकुलर चीज़ से जब हमने निकाला तुम्हारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो सेकंड नंबर में हमको वो मिला, इसीलिए उसका नाम के पीछे लगा सेकंड से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है कि वो सेकंड उसकी डिस्कवरी हुई या फर्स्ट नहीं था, ये सब।
तो एक से तुमको एक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल सकते हैं, और जिस ऑर्डर में वो मिलते हैं उन ऑर्डर को ही हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हिंदू 2 में ये बता रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर में मिला होगा, कोई बैक्टीरिया रहा होगा, उससे पहले कुछ मिला होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, दूसरा जो मिला होगा वो होगा हिंद 2, इसीलिए नाम में 2 आ गया। काफ़ी मैंने बहुत बता दिया है, लेकिन नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे ना और अच्छे समझ आएगा। तो दोबारा से इस लाइन पे आते हैं। टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ओवर 230 स्ट्रेन से मिले हुए हैं ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन। हर चीज़ अलग अलग रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, हर का अलग अलग सीक्वेंस होता है। अब जो मैं बता रहे थे हम यहाँ पर बात, वो यहाँ पे है। ये पूरा नॉमेनक्लेचर के बारे में दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक तो भैया पूरी इंपॉर्टेंट है। तुम नोट्स तुम चाहो तो खोलो, मत खोलो, लेकिन पेन पेंसिल लेके बैठो और एनसीईआरटी खोल के बैठो। हाँ, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग, देखो अभी नेमिंग के बारे में बता रखा है। इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस। देखो पहला नाम कहाँ से आएगा, जैसे हिंद 2 में एच कहाँ से आया तुम्हारा, जीनस से। सेकंड 2 लेटर जिसमें आई एन जो है इन, ये कहाँ से आया तुम्हारा, द सेकंड 2 लेटर कम फ्रॉम स्पीशीज ऑफ द प्रोकार्योट, उस बैक्टीरिया की स्पीशीज से आया है। जहाँ जिस स्पीशीज से, जिस बैक्टीरिया से तुमने उसको आइसोलेट किया है ना, वो कौन सी स्पीशीज का बैक्टीरिया है, वहाँ से तुम्हारा सेकंड लेटर आया है। वो कौन सी जीनस का है, वहाँ से तुम्हारा फर्स्ट लेटर आया है। समझ रहे हो, हैं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो पहला लेटर कहाँ से आया, जीनस से। सेकंड 2 लेटर, ध्यान रखना, सेकंड लेटर नहीं, सिर्फ सेकंड 2 लेटर स्पीशीज से आए हैं। तो कैसे याद रखेंगे, जीएस से याद रखो प्लीज़, जीएस, इसको रिवाइज करो, जीएस 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 जीएस। तुम अगर चैप्टर 1 भी पढ़ोगे ना, उसका नॉमेनक्लेचर उसमें भी दे रखा है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है कि पहला वर्ड जो होता है वो जीएस, जो कैरलस लिनस ने दिया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, और सेकंड क्या होता है, स्पीशीज, वहाँ पे भी सेम ही है। तो तुमको दोनों जगह काम आएगा, समझा। अब HIND तक तो हो गया। सेकंड कहाँ से आया, जो हम इतनी देर से बता रहे थे, वो ये है, देखो ये लिख रहा। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है, पहले उसको देखो। इको आर आई में ई वर्ड सजेस्ट कर रहा है तुम्हारा एशकेरस। एशकेरस क्या है तुम्हारा, उसका जीनस है, और CO तुम्हारा कोलाई से आया है, कोलाई तुम्हारी स्पीशीज है। अब यहाँ पर RY13 क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर द लेटर R इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, यानी कि R जो तुम्हारा था RY13, उसमें R तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेन का। रोमन नंबर फॉल, ये जो रोमन नंबर आगे लिखे होते हैं, रोमन नंबर, जैसे इको R1, तो यहाँ पर R तुम्हारा क्या हो गया, बैक्टीरिया का कौन से स्ट्रेन से तुमने उसको लिया है। ओवर 230 स्ट्रेन हमको अभी पता है, अभी पढ़ के आए हैं, भूल तो नहीं गए। देखो मेरे यहाँ सामने वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और चलता ही रहेगा वो पूरी साल, तो प्लीज़ माइंड द नॉइज़। बाकी ध्यान से देखो, R क्या है तुम्हारा, स्ट्रेन है, स्ट्रेन। अभी हम पढ़ के आए हैं 230 स्ट्रेन्स हमको अभी तक पता है, तो R उसकी स्ट्रेन हो गई। फर्स्ट ये जो रोमन नंबर है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs में आया हुआ है। इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से वो किस ऑर्डर में आइसोलेट हुआ है, द ऑर्डर, उस ऑर्डर के बेसिस पर उसका वो रोमन नंबर तुमको बताया गया है। समझ रहे हो। इको R1 एशकेरस उसका जीनस हो गया, CO कोलाई उसका स्पीशीज हो गया, R उसका स्ट्रेन हो गया, एंड दिस रोमन नंबर इंडिकेट्स द ऑर्डर। समझ रहे हो, ऑर्डर हो गया है तुम्हारा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, इसके पीछे जो है हिंद 2 दे रखा है, हिंद 2 जो पहला तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसके बारे में थोड़ा सोचो। इसके ऊपर ये क्या, इससे किससे बना होगा ये, देखो यहाँ पर जो H है ये डिनोट कर रहा है तुम्हारा जीनस कौन सा, हीमोफिलस जीनस। कौन सा जीनस, हीमोफिलस जीनस। एक बार लिख ही दे रहे हैं, ध्यान से देखो। हिंद 2 H किसको डिनोट कर रहा है तुम्हारा, जीनस। कौन सा जीनस, हीमोफिलस जीनस है। IN सेकंड 2 लेटर्स किसको डिनोट करते हैं, स्पीशीज को। कौन सी स्पीशीज यहाँ पर है, इन्फ्लुएंजा। और D तुम्हारा स्ट्रेन हो गया, और ये सेकंड नंबर तुम्हारा ऑर्डर बता रहा है।
समझ रहे हो? ये पहला मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलना प्लीज। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये। कम बैक टू एनसीईआरटी, ध्यान से देखो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक क्लास से आया है, एक बहुत बड़ी क्लास होती है न्यूक्लियस, जिनके दो काइंड्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब जब एकदम डिटेल्ड में लेक्चर करते हैं ना, तो इनको डिटेल्ड में ही बताया जाता है कि एंडोन्यूक्लियस भी तुम्हारी दो तरह की, सॉरी, एंडोन्यूक्लियस तुम्हारी दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में 3 सब यूनिट होती हैं, टाइप 2 में 2 सब यूनिट होती हैं। तो वो देखो अब टाइम थोड़ा जा चुका है डिटेल्ड वाला, और इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए वो अच्छे होते हैं। अदरवाइज तुम एनसीईआरटी पे फोकस करो यहाँ पर, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक बड़ी क्लास से बिलोंग करता है, न्यूक्लियस से। दो तरह के होते हैं ये रेस्ट्रिक्शन, एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस देखो नाम ही बता रहा है उसका कि वो न्यूक्लियोटाइड कहाँ से रिमूव करेगा, फ्रॉम द एंड्स। एक्सो बोले तो बाहर, जैसे ही तुम्हारा डीएनए हो गया तो एंड से रिमूव कर दिया उसने, वो बीच में अटैक नहीं करेगा, वो एंड से कट करेगा। जबकि वेयर एज तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे करेगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा विद इन डीएनए। मार्क दिस पॉइंट इन एनसीईआरटी, विद इन डीएनए, मतलब कहीं यहाँ पे कट कर दिया बीच में, है ना, ये हो गया तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस कहाँ कट करेगा, देखो मानो ये तुम्हारा डीएनए का सीक्वेंस है, बेस पेयर वगैरह बना दिया मैंने, वो कट करेगा तुम्हारा साइड से, और तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करेगा। अब दो तरह के कट हो सकते हैं देखो इसमें भी, ये एक तो हो सकता है कि तुम्हारे डीएनए का सीक्वेंस मैंने बना दिया, एक सेकेंड, डीएनए का सीक्वेंस मैंने बना दिया, वो ऐसे कट करे, कैसे, एकदम सीधा सीधा दोनों साइड से। इसको बोलते हैं क्या, ब्लंट एंड। क्या बोलते हैं इसको, ब्लंट एंड। ब्लंट एंड, आई नो थोड़ा हौच पौच है, लेकिन प्लीज़ समझो, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। लेकिन दूसरी तरह अगर ये डीएनए का सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से कट करे, अभी और अच्छे समझाएंगे, रुकिए, इस तरह से, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। इनके नाम के पीछे, अरे भाया इतना नॉइज़, इनके नाम के पीछे सीक्वेंस भी है, एक मिनट प्लीज़। देखो मैंने सोचो यहाँ पर कोई बना रखा है तुम्हारा डीएनए का कोई सीक्वेंस ले लिया, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे कट करे कि यहाँ से इसको यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर दिया, समझ रहे हो, ये पोर्शन अलग कर दिया, ये पोर्शन अलग कर दिया, पहली बात तो ये एंडोन्यूक्लियस होगा कि एक्सोन्यूक्लियस, ऑफ कोर्स एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि बीच से कट कर रहा है, साइड से कट करता तो एक्सोन्यूक्लियस होता, पहले तो ये एंडोन्यूक्लियस होगा। और ये कैसे एंड क्रिएट कर रहा है, ध्यान से देखो, बीच से जो काटे ना बिल्कुल स्ट्रेट, वैसे एंड्स को बोलते हैं ब्लंट, ब्लंट एंड। कैसे बोलते हैं, ब्लंट एंड। एक और तरीके के एंड होते हैं, ये सीक्वेंस मैंने बनाया है, एक तुमको याद भी होगा, इसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, इको R1 के लिए, किसके लिए, इको R1 के लिए, कि ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पता है कहाँ पे काटता है, एक तो ये यहाँ से काटता है GAA से, दोनों साइड से, यहाँ से भी GA और यहाँ से भी GA। तो ये कैसे एंड क्रिएट कर रहा है, ध्यान से देखो, ऐसा जब जिगजैग पैटर्न मिले तो ये एंड के नाम को बोलते हैं तुम्हारा स्टिकी एंड। कौन से एंड है ये, स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। प्लीज़ इनसे, अरे भाया प्लीज़ इस पे ध्यान मत दो राइटिंग पे। तो ये कौन से एंड हो गए तुम्हारे, स्टिकी एंड, समझ रहे हो। जब पहले तो ये कौन सा न्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि बीच से कट कर रहा है। देखो ऐसे सीक्वेंस को पता है क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहीं पे पढ़ लो पैलिंड्रोमिक, क्यों, क्योंकि देखो इधर से GAATTC, इधर से पढ़ने पे ये पता चल रही है, इधर से देखना ज़रा, GAATTC, क्या सेम ही पढ़ रहा है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, क्या सेम दिखाई पड़ रहा है, हाँ। ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे तुम्हारा मलयालम हो गया, अब इतना तो तुम बेसिक पे नहीं हो गए, तुमको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही नहीं पता। जो इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, सेम ही तुम्हारा साउंड करे, उनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना कि इको R1 जो है ना, मेरे को तो हमेशा याद रहा, कभी कन्फ्यूज़न नहीं हुई, कि GAA से कट करता है, यहाँ से भी GAA से कट करेगा, यहाँ से भी GAA से कट करेगा, और यहाँ पे भी GAA से कट करेगा। तो ऐसे काइंड ऑफ स्टिकी एंड। स्टिकी एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो ब्लंट एंड होता है ना, उस पर कोई बॉन्ड नहीं रहता, यहाँ पे तुम्हारा जुड़ने की पॉसिबिलिटी होती है कि डीएनए लाइगेज की हेल्प से इधर जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बॉन्ड्स यहाँ पर रह जाते हैं। स्टिकी एंड इसीलिए इनको बोलते हैं, क्योंकि दे कैन बी जिसको डीएनए लाइगेज का यूज़ करके दोबारा से हम चिपका सकते हैं। समझ रहे हो, एनसीईआरटी पे आओ वापस।
तो दोबारा से एक बार देख ले रहे हैं कि दो तरह के न्यूक्लियस हमको मिलते हैं, एक्सो एंडो। एक्सो तुम्हारा साइड एंड से कट करेंगे, एंडो तुम्हारा बीच से कट करेंगे, स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। देखो सबसे एंडोन्यूक्लियस क्या देखता है, लेंथ देखता है। वंस इट फाउंड, जब उसको अपना स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मिल जाता है, वहाँ पर वो डीएनए के साथ बाइंड करके उन दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है। दोनों डीएनए की डबल हेलिक्स की स्ट्रैंड को कट कर देता है इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है ना, शुगर, ये तुमको थोड़ा सा इसके लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। आई नो थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ है, बट लास्ट टाइम चल रहा है और आई गेस कि इतना तो नॉलेज होगा ही तुमको। सिर्फ ये रिवीजन सीरीज है, बिल्कुल बेसिक से उठने वाली नहीं है, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन थोड़ा फिर भी डिटेल देख लो मेरे से, कि देखो ये तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अंदर की साइड नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और तुम्हारा ये फॉस्फेट बीच में। तो ये बैकबोन जो बनती है ना डीएनए में, वो शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनती है। ये तुम्हारा शुगर हो गया और ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बेस हो गया अंदर की साइड पे। समझ रहे हो, न्यूक्लियोटाइड बेस नहीं, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस हो गया तुम्हारे अंदर। यहाँ पर तुम्हारी बैकबोन, जो डीएनए में बैकबोन बनती है ना, वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, तो वहाँ पर उनको कट करेंगे। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये इसके बारे में यही हमारा मेन टॉपिक है। एक्सोन्यूक्लियस इतनी डिटेल में है नहीं। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसी को बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। जो आगे से पढ़ो कि पीछे से पढ़ो सेम ही होगा। देखो यहाँ पर इको R1 का दे रखा है, ये दे रखो। इको R1 कहाँ कट करता है, कट द डीएनए बेस GNA ओनली व्हेन द सीक्वेंस GATCC इज प्रेजेंट। तुमको बेस याद नहीं रहता, तुम सिर्फ गा याद रखो। क्या याद रखो, सिर्फ गा। तुमको गा याद हो गया ना, तो तुमको इको R1 का पूरा 6 बेस पेयर होते हैं, सारा का सारा याद हो जाएगा। देखो GAA, तुमने GAA याद कर लिया। इधर से भी तुमको GAA फिर याद रहेगा। G के पास किससे बॉन्ड बनता है, C से, A का तुम्हारा T से, A का फिर T से, यहाँ पर A का T से, T से C से। याद हो गया। तुम सिर्फ इको R1 के लिए ना गा याद रखो। क्या याद रखो, गा। सिर्फ तुम गा याद रखोगे, इधर से गा आ जाएगा तुम्हारा, इनका अपोजिट 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 करके लिख दो। फिर कहाँ पे कट करता है ये, यहाँ पे। ठीक है ना, ये रहा तुम्हारा। ठीक है, और ये कैसे एंड्स बन गए, स्टिकी एंड। देखो यहाँ पर ये स्टिकी एंड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर अंदर की साइड पे स्टिकी, यहाँ पर इनको हम रीलाइगेज कर सकते हैं, इसीलिए इनको स्टिकी एंड बोलते हैं। ये देखो दोबारा से, समझ रहे हो। अब आओ यहाँ पर, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर। जैसे मलयालम है, इधर से पढ़ो MALAYALAM, इधर से पढ़ो MALAYALAM, दोनों से सेम। तो एक बार आओ देखो, these are group of letters form the same word when read from both forward and backward, as against a word palindrome where the same word is read in both the direction. The palindrome in DNA is a sequence of base pair that read the same in two strands when orientation of reading is kept the same. For example, the following sequence read on the same on the two। देखो ये तो गा, ये इको R1 के लिए दे रखा है, तो देखो तुम पढ़ लेना इसको ध्यान से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर पे नहीं कट करता, थोड़ा सा सेंटर से अवे। पैलेंड्रोमिक साइड पे करेंगे तो बिल्कुल पक्की बात है। बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। प्लीज़ एनसीईआरटी में इसको हाईलाइट करो पॉइंट को। सेम, ये वैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी। सोचो यहाँ पे अगर GA पे कट कर रहा है ना, अगर GA, तो यहाँ पे भी GAA की साइड से ही कट करेगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर जो सेम, इसीलिए बोला गया है कि थोड़ा सेंटर से अवे करता है, लेकिन बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स। बैटरी गई, चलो। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। इसीलिए ये क्या, इससे क्या मिलता है तुमको, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन मिल जाता है एंड्स पर। एंड पर सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स तुमको मिल जाते हैं, जिससे तुम्हारा रीलाइगेशन में, यानी कि दोबारा से चिपकाने में आसानी होती है। ठीक है ना।
देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स दोनों के स्ट्रैंड पर. दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट. इसको स्टिकी एंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इनके काउंटर पार्ट है, इनके अपोजिट पार्ट है ना, उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. अगर इनको थोड़ा सा पास में लेके आओ ना तुम, दोबारा से वो करो, चिपकाओ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे वापस से. इसीलिए इनको स्टिकी एंड्स बोला गया है. दीज स्टिकीनेस ऑफ देयर एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज. बहुत देखो ये पीवाईक्यूज की लाइन है कि दिस स्टिकीनेस डीएनए लाइगेज के ऊपर ही एक स्टेटमेंट दिया था, बताया गया, पूछा गया था कि ये डीएनए लाइगेज का स्टेटमेंट है कि नहीं है. तो सेम था, वो करेक्ट था बिल्कुल, कि द स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम. डीएनए लाइगेज की मदद से हम इस स्टिकीनेस है ना, इसको यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि डीएनए लाइगेज चिपकाने में हेल्प करता है दो डीएनए की स्ट्रैंड्स को. Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different source. अलग अलग सोर्स से डीएनए लेंगे, सेम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उनको काटेंगे ताकि सेम काइंड ऑफ क्या बने, स्टिकी एंड्स बने, और फिर उनको डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ देंगे. तुमको इतना समझ आ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कैसे बना? पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से सेम ही कट करेंगे. सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों पार्ट, जैसे यहाँ से कोई डीएनए, यहाँ से कोई डीएनए, दो ऑर्गेनिज्म है, एक ये एक ये, मुझे इन दोनों के ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मैच करना है किसी किसी पर्टिकुलर पोजीशन से. तो सेम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों के डीएनए को मैं काटूँ, फिर उससे मेरे को स्टिकी एंड्स मिलेंगे, फिर डीएनए लाइगेज से जोड़ दिए जाएंगे. इस तरह से मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया. ठीक है ना. व्हेन कट बाय सेम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड दीज कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज. इंपॉर्टेंट पैरा है, ध्यान से देख लो. ये तुम्हारा डायग्राम दे रखा है, कुछ सोचो ये फॉरेन डीएनए है, ये तुम्हारा प्लाज्मिड का काम करेगा, ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. यहाँ पर तुम यहाँ पर से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काटो, यहाँ से इसको सेम काइंड ऑफ स्टिकियंस मिलेंगे, फिर डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ दो, तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार है. इसी रिकॉम्बिनेंट को जब हम होस्ट में डालते हैं, इकोलाई यहाँ पर होस्ट है, होस्ट में डालते हैं, तो उस प्रोसेस को, इम्पॉर्टेंट है बहुत, छोड़ दिया जाता है ये पॉइंट, कि जब डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का होस्ट में डालना होता है ना, उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. और जिसके अंदर डालते हैं, होस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट. क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है ना. उसके बाद ये सेल तुम्हारा डिवाइड करेगा और ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो यहाँ पर आ गया है, यानी कि तुम्हारी जीन क्लोनिंग हो चुकी है. समझ रहे हो? इस तरह से तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम आ गया. इसके बाद ये छोटा सा पोर्शन दे रखा है, इसके बाद शुरू हो रहे हैं तुम्हारे क्लोनिंग वेक्टर्स. ठीक है ना. इसको हम देखो, अभी यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. क्या कह रही है ये लाइन? इसको हम कवर करेंगे सोचो नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है ना. क्योंकि ये लेक्चर वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वेक्टर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो इस पोर्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ देखेंगे. इस तरह से तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा फिनिश हो जाएगा. ठीक है ना. टिल देन कीप स्टडिंग. बाय बाय.